यूपी के एक गांव की सच्ची कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां 10 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जाता। औरत, बच्चे, कोई भी हो या फिर इनकी कोई भी उम्र हो, उसके साथ कैसे हवस परस्त मर्द जुल्म करते हैं। वे अपनी प्यास बुझाने के लिए बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। मेरी 10 साल की बेटी का पेट फूलने लग गया था और ये मैं देखकर डर गई थी कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। मेरी बहू कहने लगी, माँ जी, इसका चेकअप करवाते हैं। और मैं दिल ही दिल ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, कुछ ऐसा न करना जिससे हम सब पर थू थू हो जाए। मैं और बहू डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है और इसे तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं। यह सुनते ही मेरा दिल कांप गया। चांदनी को देखा तो उसके चेहरे पर कुछ ऐसे भाव नहीं दिख रहे थे कि जिसे देखकर लगता कि उसने किसी के साथ गलत काम किया है। बेटी को मैं अब सबसे छुपा कर रखती थी, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाता, अगर उसे कोई भी देख लेता, तो हम सबका जीना मुश्किल हो जाता। मैंने अपनी बहू को भी कहा था कि ये बात वे अपने पति को ना बताए। जल्द ही इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, क्योंकि इस तरह तो गुजारा नहीं हो सकता। मेरी बहू मेरी बात समझ चुकी थी। उसने मुझसे वादा किया कि वह चांदनी की ये बात किसी को नहीं बताएगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए हर वक्त डर सा लगा रहता था। एक दिन मैंने अपनी बेटी को स्टोर रूम में सुला दिया और खुद उसके कमरे में सो गई, ताकि पता तो चले कि कमरे में कौन आता है या फिर किसी ने बाहर से ही। मुझे उसके बिस्तर पर पड़े कुछ ही वक्त गुजरा था कि कदमों की आहट सुनकर मैं चौंक गई। मेरा नाम शीला है और मेरी उम्र 22 साल थी। जब मैं ब्याह कर ससुराल आ गई थी, मेरे 2 बच्चे थे। पहला बच्चा तो ऊपर वाले ने शादी के फौरन बाद ही दे दिया, जो कि लड़का था। मगर मुझे बेटी का बहुत शौक था कि ऊपर वाला करे मेरी बेटी हो। मैं भी उसके नाज नखरे उठाऊं, उससे बातें करूं, मगर मेरी बेटी नहीं थी। मेरे पति देव कई बार मुझे बोल चुके थे कि ये तो ऊपर वाले की देन है, तुम परेशान क्यों होती हो। अगर हमारे नसीब में बेटी का प्यार हुआ तो बेटी मिल जाएगी, वरना जो ऊपर वाले को मंजूर हो। तुम हर वक्त रोती ना रहा करो, हर काम में कोई ना कोई फायदा छुपा होता है। हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो। ऊपर वाले की फैसलों पर यकीन रखना सीखो। मैं जब भी कभी बेटी का नाम लेती तो मेरे पति इसी तरह मुझे समझाते थे। मैंने दूसरी औलाद के लिए बहुत मिन्नतें मुरादें मांगी थी। ऊपर वाले ने मेरी मुराद सुन ली थी और मैं प्रेग्नेंट हो गई। इस वक्त मेरा बेटा 15 साल का था। पहली औलाद का इतना बड़ा होने के बावजूद दूसरी औलाद की खुशखबरी सुनना थोड़ा अजीब था, मगर मैं खुश थी। मेरे बेटे की अब बहन होगी। 9 महीने मेरे बहुत मुश्किल से गुजरे थे। अभी मेरा दूसरा ही महीना था कि घर में आग लग गई, तो कभी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह पूरे 9 के 9 महीने में कोई ना कोई अपशगुन होते रहे। लोगों ने मेरे होने वाले बच्चे को बहुत से गलत नामों से पुकारना शुरू कर दिया था। मुझे अपने ईश्वर पर पूरा यकीन था कि ये सब तो नसीब का खेल है, वरना इस तरह कुछ नहीं होता और ना ही कोई बच्चा या इंसान अपशगुन होता है, क्योंकि गांव के लोगों में वही पुराने रस्म रिवाज और वही सोच पाई जाती है। इसलिए उनको ये सब लगता था। मेरे 9 महीने पूरे हो चुके थे। डिलीवरी का वक्त करीब था। डॉक्टर ने मेरे पति को हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर में आ गए। वह वक्त मेरे पति पर कयामत जैसा था। ऊपर वाले ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी और चांद जैसी बेटी से मेरी गोद हरी हो गई। जब मुझे होश आया और मेरे पति ने मुझे खुशखबरी सुनाई तो मेरे पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मैं बहुत खुश थी कि ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी का सुख दिया है। मैंने अपनी बेटी का नाम चांदनी रखा था। सभी मेरे नाम रखने पर हैरान थे कि ये कैसा नाम है, मगर मुझे अपनी बेटी चांद का टुकड़ा लगती थी, इसलिए मैंने उसका नाम चांदनी रख दिया था। मेरा बेटा मयंक अपनी बहन का बहुत ख्याल रखता था, मगर जब भी वह स्कूल से आता तो अक्सर गुमसुम रहता था। मैंने कई बार उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तो उसने कहा कि स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं कि तुम 15 साल के हो चुके हो और तुम्हारे माँ बाप अब बेटी पैदा कर रहे हैं। हम अक्सर बच्चों को ऐसी बातों पर बहुत मारते हैं या फिर डांट कर चुप करवा देते हैं, मगर बच्चे सभी बातें समझते हैं। हमारा ज़माना और था। आजकल के बच्चों के खुद के मसले इतने हैं कि वे अक्सर डिप्रेशन का शिकार रहते हैं। जब मयंक ने मुझे ये बात बताई तो एक पल को मैं कांप गई, क्योंकि अपने बेटे को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। फिर कुछ सोचकर मैं उसके पास बैठ गई और मैंने उसे बताया कि बेटा, ये तो ऊपर वाले की देन है और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन आई है, जिससे तुम हर दुख सुख बांट सकते हो। जब वह बड़ी होगी, मैंने उसे समझाया कि मयंक,
अगर कल को तुम्हारे बाबा और मैं इस दुनिया में नहीं रहे तो तुम अकेले होगे, तुम्हें कोई परेशानी होगी तो क्या तुम लोगों से बांटते फिरोगे? तो उसने कहा, नहीं माँ। तो मैंने उसे और समझाया कि बेटा, तब वह बात अपनी बहन से कर सकते हो, वह किसी को नहीं बताएगी और वह तुम्हारा ख्याल रखेगी जैसे मैं रखती हूँ। बहनों के लिए भाई बहुत प्यारे होते हैं। मयंक समझ चुका था, उसे मेरी बात समझ आ चुकी थी। चांदनी से हम सब बहुत प्यार करते थे। वह दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। यूं लगता कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। मैं रोज उसकी नजर उतारती थी। एक बार चांदनी 7 साल की थी कि उसे बुखार हो गया। हमने गांव और आसपास के सभी शहर छान मारे, डॉक्टर से इलाज करवाते रहे, मगर उसे आराम न हुआ। तंग आकर गांव में एक दाई थी जिसका नाम बहुत सुन रखा था। वो बच्चों पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंक मारती थी। मैं चांदनी को लेकर वहां गई तो माई मेरी बच्ची को देखते ही कहने लगी कि बेटी, इसका चेहरा छुपा कर रखा करो, किसी दिन तुम्हारी ये बच्ची किसी अपने के हाथों तबाह हो जाएगी, छोटी उम्र में तुम्हारा मुंह काला कर देगी। मेरे पति उस वक्त साथ थे। वह चांदनी और मुझे लेकर फौरन घर आ गए और मुझे खूब डांटा कि मैं कैसे कैसे लोगों के पास उनकी बेटी को लेकर जा रही हूँ। उस माई की बात सुनकर मैं डर चुकी थी। मुझे अपनी बच्ची के नसीब से डर लगने लगा था। उसके स्कूल जाने और पढ़ने के दिन थे। उस माई की बात सुनकर मैंने इसे स्कूल भी ना जाने दिया और घर बैठा लिया। मेरे पति ने इस बात पर खूब शोर मचाया, मगर मैं अपनी बात से 1 इंच तक ना हिली। चांदनी अब समझदार हो चुकी थी। उसकी उम्र 9 साल थी। वह अक्सर घर से बाहर खेलने के लिए जाती और घंटों आकर रोती कि बाहर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अनपढ़ है। मैं अपनी बच्ची का दुख समझती थी, मगर एक माँ होने के नाते मैं क्या कर सकती थी। मयंक ने भी बहुत जिद की थी कि मैं गलती कर रही हूँ, वह अपनी बहन को खुद ही स्कूल छोड़कर आया करेगा और लेकर भी आया करेगा, मगर मैंने अनुमति ना दी। मयंक जैसे 24 साल का हो चुका था, बेटा जवान हो चुका था। उसने बीए तक पढ़ाई हासिल कर ली थी और शहर के सबसे बड़े किसी ऑफिस में काम करता था। कई बार उसके रिश्ते घर आ चुके थे, मगर मुझे वो अभी छोटा सा मयंक ही लगता था। कई बार मुझे रिश्तेदारों में से लोगों ने कहा कि बेटे की शादी जल्दी कर लो, वरना ऐसा ना हो कि वह बगैर बताए शहर में छुप कर शादी कर ले। ये बात सुनकर मैं डर गई थी। मैंने बेटी की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए और जब मयंक को पता चला तो मयंक ने कहा, माँ आप जहाँ कहेगी मैं शादी कर लूँगा। मेरे पति की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। उन्होंने बेटे का रिश्ते पास के गांव में ही तय कर दिया। लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। मैंने जब मना किया तो मेरे पति ने कहा, मैं अब जुबान दे चुका हूँ और लड़की अच्छी है, हमारी सेवा करेगी और मयंक को भी खुश रखेगी। तुम्हें किस बात का डर है? चांदनी भाई की शादी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। इस वक्त वह 9 साल की थी कि जब मयंक की हमने शादी कर दी और शीतल बहू को घर पे ले आए और शीतल घरदारी में माहिर थी। शादी के 3 महीने में वह हम सबका दिल जीत चुकी थी। मैं तो उसे दुआएं देती न थकती थी कि चलो ऊपर वाले ने इतनी अच्छी बच्ची मेरे बेटे की दुल्हन बना दी। चांदनी हर वक्त भाई भाभी करती रहती थी। शीतल के आने के बाद भी मयंक चांदनी को ज्यादा वक्त देता था जैसे शादी से पहले देता था। शीतल इस बात का हमसे शिकवा तो ना करती थी, मगर मैं ये बात उसके चेहरे से पढ़ चुकी थी। मैंने मयंक को ये बात समझाई कि बेटा इस बात का ख्याल रखो कि पत्नी और बहन में कोई बात ना हो। तुम उसे ज्यादा वक्त देते हो और उसे कम। बेटे की शादी को 7 महीने हो चुके थे, मगर मैंने नोट किया था कि मेरी बहू का अपने मायके आना जाना बहुत है। वह हर हफ्ते में 2 बार मायके का चक्कर लगाती थी, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने बहू को मना किया तो उसने कहा, माँ जी पास के गांव में शादी करवाने का यही तो फायदा है कि जब मर्जी अपने माँ बाप से मिलने चले जाओ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। बहू की बातचीत मुझे अब एकाक नहीं भाती थी। मुझे लगता था जैसे मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। एक दिन मोहल्ले में किसी के घर किसी बच्ची की बर्थडे पार्टी थी तो मैं वहाँ चली गई तो मुझे एक औरत ने कहा, शीला तुम्हारी बहू शीतल गांव के चौधरी के घर क्यों जाती है? तुम जानती नहीं हो वह लोग कितने खतरनाक हैं। आखिर पूरे गांव में उनकी दहशत है, तुम उसे मना क्यों नहीं करती? ये बात सुनकर मैं डर गई थी, क्योंकि बहू ने तो कभी चौधरी साहब के घर जाने का जिक्र मुझसे नहीं किया था। घर आकर भी मैं ये बात सोचती रही, मगर मुझे कोई जवाब न मिला। चांदनी भी उन दिनों कुछ चुप चुप सी रहने लगी थी। उसका रंग पीला पड़ने लगा था। मैं अपनी बेटी को देखकर परेशान थी और अगर मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा तो बहू ने मुझे रोक लिया कि वैसे ही खाने पीने की कमी है।
7-8 दिन तक अपनी ननद को अच्छे अच्छे पकवान खिलाऊंगी तो देखना माँ जी कैसे ठीक होती है। मैं उसकी बात सुनकर संतुष्ट हो गई थी। चांदनी को बहू पिछले 7 दिन से ताकत की चीजें खिला रही थी, मगर वह थी कि दिन ब दिन कांटा बनती जा रही थी। मेरी बहू मुझसे पूछकर उसे अपने घर ले गई कि माँ जी इसका वहाँ दिल बहल जाएगा। मैंने भी अपनी बेटी को अनुमति दे दी कि चलो ले जाओ। चांदनी तो चांद का टुकड़ा थी, मगर अब उसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये पहले वाली चांदनी है। दिन गुजरे जा रहे थे, लेकिन उसकी तबीयत में कुछ फर्क ना आया। मैंने कई बार अपने पति से इस बात का जिक्र किया तो वह कहने लगे शहर ले चलते हैं। मयंक जिस दिन घर आएगा, मयंक अब हफ्ते 10 दिन के बाद घर आने लगा था। ऑफिस में शायद काम बढ़ चुका था। चांदनी का जन्मदिन था, वह पूरे 10 साल की होने वाली थी। उसके जन्मदिन में 1.5 महीना रह गया था। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे, मगर चांदनी पहले की तरह अपने जन्मदिन का सुनकर खुश नहीं हुई थी। वह हर वक्त एक ही तरफ घूमती रहती थी। कुछ भी बात करते तो खोए खोए दिमाग से काम लेती थी। कई बार मैंने देखा कि मेरी बहू से स्टोर रूम में ले जाती है और काफी देर बाद वहाँ से निकलती है। एक दिन जब मैंने बहू से पूछा तो कहने लगी, माँ मैं तो इसका ध्यान बटाने के लिए इसे पुरानी चीजें दिखाती हूँ। मेरा दिल हर वक्त घबराता रहता था। चांदनी का पेट बड़ा होता जा रहा था। देखने वाले को लगता जैसे वे प्रेग्नेंट हो चुकी हो और उसे 7वां-8वां महीना लगा है। चांदनी का फूला पेट देखकर मैं डर गई। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम चांदनी को अक्सर अपने घर ले जाती हो, वहाँ कुछ हुआ है क्या? तो उसने मुझे कहा, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। जब से मैं इस घर में आई हूँ उसे अपनी बहन समझती हूँ। मैंने ये बात उसे कहीं भी बताने से मना किया था। जब मैं चांदनी से कुछ पूछती तो वह बस एक तरफ देखती रहती थी, कोई जवाब ही न देती। अगर ये बात घर से बाहर चली जाती तो न जाने पूरे गांव में हमारी इज्जत की कैसे धज्जियां उड़ती। मेरे पति तो मुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ देते कि मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। मैं और बहू उसे रात के समय छुपाकर डॉक्टर के पास लेकर गई तो उस डॉक्टर ने देखते ही ऐसा राज खोला कि मैं तो वही ढेर हो गई। उसने देखते ही मुझे बोल दिया कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है और एक आधे महीने में बच्चा जन्मने वाली है। मैं ये बात सुनकर हैरानी में आ चुकी थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप एक बार टेस्ट तो कर लें, तो वह गुस्सा हो गई। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? क्या डॉक्टर आप हैं या मैं हूँ? मैंने कहा नहीं, आपकी बच्ची प्रेग्नेंट है। पहले ध्यान नहीं देते, जब औलाद ऐसे चांद चढ़ाती है तो डॉक्टर्स को झूठा कहते हैं। डॉक्टर ये बात कहकर चली गई। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। चांदनी को मैं और बहू घर ले आए। उसके बाद वह ज्यादातर कमरे में ही रहती थी। मयंक उसके बारे में जब भी पूछता था तो मैं झूठ बोल देती और अपने पति से भी कहती कि अपनी मौसी की तरफ रहने गई है, कुछ दिन तक लौट आएगी। मेरी बहू बहुत खुश थी क्योंकि मयंक उसे शहर लेकर जाने वाला था। उसने मुझे कहा कि अब ऐसे मेरा गुजारा नहीं होता, शीतल को मैं लेकर शहर जाऊंगा, कुछ दिन बाद आपसे मिलने आता रहूंगा। मैं तो रो रही थी कि बेटा पत्नी को लेकर अलग हो जाएगा। चांदनी मेरी इतनी खूबसूरत बच्ची को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, इतनी छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई। मैंने कई बार चांदनी से सच पूछा, मगर वह खोए खोए से दिमाग से सब सुनती रहती थी। मैं बहुत परेशान थी। उसी दिन मैं सोने के लिए लेटी तो झट से मुझे वह माई याद आ गई जिससे चांदनी को बुखार से आराम हुआ था, जिसने कहा था कि वह अपनी बेटी को छिपा कर रखे वरना यही औलाद मेरा मुंह काला करेगी। उसी माई की बात बिल्कुल सच थी। जिस औलाद के लिए मैंने इतनी प्रार्थना की वही बुढ़ापे में मेरी बदनामी का जरिया बन रही थी। सुबह नाश्ते के बाद मैं बहू से झूठ बोलकर उस माई के पास आ गई। हो सकता है और किसी तरह मेरी चांदनी इस मुश्किल से बाहर निकल आए, मगर मुझे उसके ठिकाने पर आकर पता चला कि वह तो दूसरे गांव जा चुकी है। बुझे हुए दिल के साथ मैं घर लौट आई और अपनी बहू से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, हो सकता है मेरी वही मदद करे। मैं और बहू जब उसके पास आए तो उसने मेरी बच्ची का बच्चा गिराने से साफ मना कर दिया कि ये गैर कानूनी काम है और दूसरा इसमें आपकी बच्ची की जान को खतरा है, वह अभी बहुत छोटी है। मैं परेशान हालत में घर आ गई। समझ नहीं आता था कि कहां से अपनी औलाद की खुशियां मांगूं। मैंने दोबारा ऊपर वाले से रो रो कर प्रार्थना की। उस दिन मैं फिर उस माई की तरफ गई और ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि दूसरे गांव में मुझे वह आसानी से मिल गई। जब मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने मुझे एक दवा दी और कहा कि अब अपनी बच्ची को पिला और उसके साथ ही बच्ची के बिस्तर पर खुद सो जा। तुझे पता चल जाएगा तेरी बच्ची कैसे प्रेग्नेंट हुई है। शीला, मैंने कुछ साल पहले तुझे कहा था कि बच्ची पर ध्यान रख, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगत रही है ना। मैं घर आकर चांदनी को दवा पिला चुकी थी
और उसे बहू से छिपाकर स्टोर रूम में सुला दिया और खुद जाकर उसके बिस्तर पर सो गई। आधी रात गुजर चुकी थी, मगर अभी तक मेरा चांदनी की तरफ ध्यान था। पता नहीं वह ठीक होगी या नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, और कल तो बेटा बहू भी शहर चले जाएंगे। मैं इसी सोच में गुम थी कि मुझे कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मैं दम साधे लेती रही। कुछ ही मिनट के बाद कमरे में धुआं फैलना शुरू हो गया, जो मेरे दिमाग को चढ़ा तो मैं फौरन चौंक कर उठ बैठी थी। इस वक्त कमरे में कौन हो सकता था? मगर जैसे ही मैं उठी मेरी आत्मा कांप गई, क्योंकि कमरे में उस वक्त कोई और नहीं बल्कि आधी रात को चांदनी की सगी भाभी शीतल थी। वह मुझे वहां देखकर डर गई थी। मैंने कमरे की लाइट जलाई तो उस वक्त उसके हाथ में कोई मीठी चीज थी। मैं गुस्से से उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ चांदनी के कमरे में क्या कर रही हो, और ये धुआं किस चीज का है? मेरी बात सुनकर वह साफ मुकर गई, मगर मैं जान चुकी थी कि चांदनी की इस हालत के पीछे शीतल है। मेरी आवाज सुनकर मयंक और मेरा पति भी वहां आ गए। मयंक ने आते ही कमरे की खिड़कियां खोली ताकि धुआं बाहर निकले। उसके हाथ से मैंने खाना लेकर फेंक दिया और कहा, सच बताओ शीतल, वरना इसी वक्त इस घर से निकाल दूंगी। क्या करती रही हो तुम चांदनी के साथ? मयंक और मेरा पति हैरान थे। वह मुझे कहने लगे कि क्या हो गया है आपको, वह क्यों करेगी ऐसा? मैंने उन दोनों को चुप करवा दिया और उससे कहा, सच बताओ, वरना इसी वक्त घर से निकाल दूंगी और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी करतूत बताऊंगी। यह सुनते ही शीतल कहने लगी, चांदनी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। यह सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वह मेरी बेटी की खूबसूरती से जलती थी, और यही नहीं, मयंक और हम सब चांदनी चांदनी करते थे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चौधरी साहब के घर में चांदनी के लिए कोई गलत दवा लेने जाती थी और वह धुआं रोज रात को उसके कमरे में करती, जिससे चांदनी बीमार पड़ जाए, उसके शरीर के अंग खराब हो जाएं, फेफड़े फूल जाएं। मुझे उस औरत की बात याद आ गई जिसने मुझे कहा था कि उसने उसे कई बार उसे वहां जाते देखा है, मगर मेरी बहू ने मुझसे झूठ बोला था। मयंक अपनी पत्नी के मुंह से ये सब सुनकर बहुत गुस्से और गम की हालत में था। उसने मुझसे चांदनी के बारे में पूछा तो मैंने उसे स्टोर का बता दिया। वह अपनी बहन को स्टोर रूम से जब लेकर आया तो वो उसके फूले हुए पेट को देखकर डर गया, मगर वह सच जान चुका था कि उसकी पत्नी ने क्या किया है। जलन की आग में उसने मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी थी। मयंक शीतल को लेकर घर से फौरन निकल गया। अगली सुबह मैं अपने बेटे के साथ बेटी को हॉस्पिटल लेकर गई। मयंक ने बहू को घर से निकाल दिया। मैं अगली सुबह अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले आई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी को कुछ जहरीला दिया जाता रहा है, जिससे उसका जिस्म फूल चुका है, लेकिन आप फिक्र ना करें, ऊपर वाले से प्रार्थना करें कि आपकी बच्ची ठीक हो जाए। चांदनी का इलाज चल रहा है। मेरे पति को लगता है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। अगर वे उस लड़की को अपने घर की बहू ना बनाते तो आज उनकी बेटी ठीक होती। चांदनी का 2 महीने से इलाज हो रहा था और मैं उस डॉक्टरनी के पास गई जिसने बगैर टेस्ट किए मेरी बेटी पर इल्जाम लगा दिया था, और मैंने उसे खूब बातें सुनाई कि तुम जैसी डॉक्टरों की वजह से लोगों की जिंदगियां खत्म होती है। अगर तुम उस समय टेस्ट कर लेती तो शायद मेरी बच्ची की यह हालत ना होती। उस डॉक्टर ने मुझसे माफी मांगी थी। चांदनी अपनी हालत देखकर डर चुकी थी, जिसका उसके दिमाग पर असर हुआ था, और वह किसी से भी बात नहीं करती थी। मैंने उस माई से भी चांदनी का इलाज जारी रखा था। मेरी बहू जलन की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे मेरी बेटी की मासूमियत भी नजर नहीं आई। एक 10 साल की बच्ची से उसे क्या खतरा हो सकता था? मैं तो भाभी भाभी कहती ना थकती थी। मैं और मेरे पति बहू को माफ कर चुके थे, मगर मेरा बेटा उसे माफ करने को तैयार नहीं था। फूलों से पली नाजुक बच्ची को उसने कांटों जैसे दर्द दिए थे। जलन रिश्तों को खा जाती है, फिर इंसान को वही मिलता है जिसकी वह कोशिश करता है, और मोहब्बत तो कमानी पड़ती है या फिर नसीब की बात होती है। इसी तरह जलन और बदले से हम कभी भी किसी का दिल नहीं जीत सकते, बल्कि दिलों से उतर जाते हैं, जैसे मेरी बहू उतर गई थी। उसकी गलती को हमने माफ तो कर दिया था, क्योंकि वह मेरे बेटे के बच्चे की माँ बन चुकी थी, मगर दिल में आई नफरत को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी किसी का घर बर्बाद करके उस पर अपने घर की नींव ना रखे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।